हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नीट 2022 के का जो पेपर है 17 जुलाई को टेंटेटिव है। टेंटेटिव डेट जो नीट 2022 का 17 जुलाई को है, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने क्या किया है कि 2006, ठीक है, जो पहले AIPMT बोलते थे अब नीट बोलते हैं, 2006 से 2021 तक फिजिक्स के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक हो गया। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं और इन क्वेश्चन को इस पैटर्न में लगाया गया है कि आपको ये इन क्वेश्चंस को करने से ये पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट आ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं और कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमको पेपर के लास्ट मोमेंट पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, हम नीट में क्या कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन को क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो शुरुआत करते हैं। जो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो AIPMT 2006 से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 2006 में देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इन द प्लेन ऑफ अ पेपर। ठीक हो गया, प्लेन ऑफ पेपर में है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर। दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जो स्क्वायर है दोनों एक ही प्लेन में है। ठीक है, लिमिटेड ओनली द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस स्क्वायर के सिर्फ लोअर हाफ से ही क्या कर रही है, पास कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI यूनिट एसोसिएटेड विद द सरफेस इज। तो देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट को हम सीखते जाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट। क्या है, देखो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे। जब भी क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के क्या होती हैं, किसी भी सरफेस के पैरेलल पैरेलल होती है। यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ द। ठीक हो गया। तो देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा। देखो एक स्क्वायर वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके हाफ से पास हो रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो एट दैट मोमेंट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिकॉज हम क्या जानते हैं कि जो फ्लक्स होता क्या है, वो होता है देखो E.ds होता है। ठीक हो गया, E.ds होता है। अगर हम इस स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे एक्स डायरेक्शन में दिया है। अगर हमसे एरिया वेक्टर के बारे में बात पूछी जाएगी तो एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर कैसे होगा, आउटवर्ड होगा। और मैं इसको यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो यू विल सी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू EDS cos 90 हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, EDS cos 90 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, थ्रू दिस सरफेस इज जीरो होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। तो देखो इसमें हम जो हमको एंगल देखना होता है, जो हम एंगल देखते हैं हमेशा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ही एंगल में देखेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में होगा तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, या तो अपवर्ड हो सकता है या इनवर्ड हो सकता है या आउटवर्ड हो सकता है। बट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 90 होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। जब भी whenever the electric field lines are parallel to the any surface then electric flux passing through them is zero। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक हो गया, ये 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2006 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 2006 में ही एक और क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, अब डायपोल यू नो वेरी वेल क्या होता है। डायपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस अपोजिट नेचर हेल्ड टुगेदर विद अ स्मॉल डिस्टेंस। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक हो गया। और यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज -q to +q। क्लियर, lying along the uniform electric field।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है। तो हमको क्या करना है, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इज बाय 90 डिग्री हमको रोटेट कराना। तो अगर हम इनिशियली इस कंडीशन की बात करें तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी हमारे पास, इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जो डायपोल और डायपोल मोमेंट और ई के बीच में जो थीटा होगा क्या होगा, ये जीरो होगा कि नहीं होगा, बोलो थीटा जीरो होगा कि नहीं होगा। अब फाइनल कंडीशन क्या होगी बताओ, फाइनल कंडीशन क्या होने वाली है, फाइनल कंडीशन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनल कंडीशन पूछ रहा है कि आपने थीटा को कहाँ कर देना है, थीटा टू को कितना रोटेट कर देना है, 90। तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, खुद तो डायपोल रोटेट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमको देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन क्या होता है, देखो ये होता है हमारे पास, ये होता है पीई cos theta 1 minus cos theta 2. Cos theta 1 is the initial angle with electric field and cos theta 2 is the final angle with electric field. ठीक है, हमेशा P और E के बीच के ही एंगल को आप कंसीडर करेंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये PE आ जाएगा, cos 0 देखो थीटा वन मीन्स cos 0 माइनस cos थीटा 2 कहाँ रोटेट करना है, 90 डिग्री हमने यूज करना है। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा 1 और cos 90 0 हो जाएगा। दैट मीन्स W इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। तो हमको देखो ये जो डायपोल है, इस डायपोल को मूव कराने में 0 से 90 डिग्री हमको मूव कराने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, PE वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, PE इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। तो 2006 AIPMT 2006 में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब नाउ मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखो इसके बाद कब पूछा गया है, 2017 में जो थर्ड क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा गया है। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, ए देखो इसी फिगर में हम समझा रहे हैं कि ए पॉइंट पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, ए पॉइंट पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, एंड बी पॉइंट पर हम ये है देखो दिस इज बी पॉइंट और यहाँ पर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, और इनकी बीच की ए टू बी ये जो डिस्टेंस हमको गिवन है, ये डिस्टेंस है 2L गिवन है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अपार्ट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सी अगर सी क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये डिस्टेंस L होगी, बताओ। और सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी, ये भी L ही होगी। ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू along the semicircle CRD। हमको क्या करना है, एक चार्ज को इस सेमी सर्कल में C से D रोटेट करना है। तो रोटेट करने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, ये हमको पूछा जा रहा है, सेमी सर्कल में रोटेट कराना है। तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो हमसे कहाँ से कहाँ मूव कराना है, हमको C से मूव कराना है और D तक मूव कराना है। तो D क्या हो जाएगा, D इज द फाइनल पॉइंट हो जाएगा, D इज द फाइनल पॉइंट और C इज द इनिशियल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो DC और D का बारे में हमको इंफॉर्मेशन पता चल गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे कि जो वर्क डन इक्वल्स होता है वो क्या होता है, Q वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, हमको किसको मूव कराना है, ये Q, और ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, ये हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, गेटिंग V फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब यहां से हम क्या देखने वाले हैं, V इनिशियल माइनस V फाइनल। अब तो देखो W इक्वल टू हमने यूज क्या करना है, ये प्लस Q है। ठीक है, और V फाइनल क्या है, फाइनल क्या हो जाएगा, VD, हमारे यहाँ फाइनल पॉइंट क्या है, D है, माइनस VI क्या है, VC। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप हम पूरा कर चुके हैं कि जो वर्क डन होगा एट C टू D मूव कराने में एक प्लस Q चार्ज को, ये इतना वर्क होगा। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि VD और VC हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, VD इज द पोटेंशियल एट D और VC इज द पोटेंशियल एट C है। VD और VC को हम कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखो क्वेश्चन अराइज क्या होता है, हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट D को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों पोटेंशियल्स को हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो
तो अब देखो क्वेश्चन राइज क्या होता है कि वी सी पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि वी सी, तो वी सी पर हमको पोटेंशियल कौन कौन देगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि पॉइंट सी पर हमको पोटेंशियल कौन कौन चार्जेस देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए पॉइंट सी पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो कौन देगा, जो ए में बैठा हुआ चार्ज है वो भी पोटेंशियल देगा। तो वी सी में हमको कौन पोटेंशियल देगा, वी ए पोटेंशियल वी ए भी देगा हमको, और कौन देने वाला है, हमको सी फाइंड आउट करना है, तो और हमको कौन देगा, और वी बी, ये दोनों मिलकर हमको क्या देंगे, पोटेंशियल एट सी देंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाय आर होता है, ठीक है। पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। तो हम ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो चार्ज होता है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज को हम विथ साइन के साथ कंसीडर करते हैं। तो वी ए देखो, वी ए हम क्या लिखेंगे, के क्यू इज द स्मॉल क्यू अपॉन आर। देखो आर कितना है, ए से सी की डिस्टेंस, ए से सी की डिस्टेंस एल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस बी देखो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट बी, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू बी एट पॉइंट हम सी पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, के, देखो किस तरीके से हम लिखेंगे, के इन द प्लेस ऑफ क्यू यू पुट विथ साइन बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो के माइनस क्यू अपॉन आर। तो आर देखो फिगर से आप अगर आर ऑब्जर्व करेंगे तो बी से सी के डिस्टेंस फर्दर क्या है, एल है, तो ये जो पोटेंशियल आ जाएगा देखो ये जीरो आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमको पोटेंशियल मिलेगा एट पॉइंट सी पर वो क्या मिलने वाला है, वो जीरो मिल जाने वाला है, ठीक है। तो देखो सी हमको कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करा रहा है, सी कोई पोटेंशियल हमको प्रोवाइड नहीं करा रहा है, बट अब हम किसको फाइंड आउट करने वाले हैं, पोटेंशियल एट डी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल एट डी चाहिए, ठीक है। तो हमको डी पर पोटेंशियल निकालने के लिए देखो हम पोटेंशियल एट डी यहाँ पर फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट डी पर हमको पोटेंशियल कौन कौन देगा, इज वेरी इंपोर्टेंट। देखो एक तो क्या देगा, एक तो ए देने वाला है हमको, और दूसरा कौन देने वाला है, एक पोटेंशियल देगा बी वाला देगा, ठीक है। ये दोनों चार्जेस हमको क्या करेंगे, एट पॉइंट डी पर क्या करेंगे, पोटेंशियल देंगे। तो हम वन बाय वन इनके क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो वी पोटेंशियल एट ए पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू ए के क्यू बाय आर, देखो के क्यू को विद साइन क्यू अपॉन आर इज वेरी इंपोर्टेंट। देखो ए टू बी द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 2l, और ये भी जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी, ये भी एल ही होगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, तो बताओ ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2l प्लस एल, क्या मैं इसको 3l लिख दूं, ये 3l इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, क्लियर। प्लस वी भी फाइंड आउट करना है हमको, वी भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, के, और नेचर कैसा है, माइनस क्यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो वी पुट द पोटेंशियल विथ साइन ऑफ चार्ज, ठीक हो गया। प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो फिर से ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारे पास एल हो जाएगा, ठीक है। आप वी डी को फर्दर सॉल्व कर सकते हो। जब आप वी डी को फर्दर सॉल्व करोगे, तो वी डी को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, मैं 3l इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 3l इसका एलसीएम ले लेता हूँ, के क्यू, और ये आ जाएगा देखो 3l अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो के क्यू, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3k क्यू, ये कुछ हमारे पास वैल्यूज आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। तो वी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, -2k क्यू, है ना, -2k क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ये 3l आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, देखो ये डी भी निकाल लिया, पोटेंशियल एट पॉइंट डी भी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, और पोटेंशियल एट पॉइंट सी भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। सी कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ठीक है, और डी कितना आ रहा है, -2k क्यू बाई कितना आ रहा है, -2k बाई 3l आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अब हम सीधे इक्वेशन फर्स्ट में दी इन वैल्यूज को पुट कर दे रहे हैं। तो वैल्यूज को पुट करने पर हमको जो आंसर मिलेगा वो देखो क्या मिलेगा, तो W इक्वल टू ये प्लस क्यू ऐसी मिल जाएगा, ये प्लस क्यू ऐसी मिल जाएगा, और VC तो 0 हो जाएगा, VD की वैल्यू रख देते हैं हम -2k क्यू बाई 3l रख देते हैं, ठीक है, -2k बाई 3l रख देते हैं, क्लियर हो चुका है। -k बाई 3l हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद देखेंगे अब फर्दर, देखो अब आंसर हमको किस फॉर्म में लिखना है, उसी फॉर्म में हमने इसको फर्दर, देखो आंसर में क्या है, देखो एक तो a हो सकता है, ठीक है, और बाकी में तो माइनस है नहीं,
तो पॉसिबिलिटी तुम यहाँ से देख भी सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है। देखो ये देखो के क्यू क्यू, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, के क्यू क्यू को एक साथ लिख लेते हैं और के की भी वैल्यू के की भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, के की भी हम क्या करते हैं, एक ही स्टेप में हम बहुत सारा काम करने की सोच रहे हैं। तो देखो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, के की भी वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये देखो माइनस आ जाएगा, -2 टू, एक आएगा कैपिटल क्यू, एक आएगा स्मॉल क्यू, और के की वैल्यू रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3 इंटू एल, ये सारी चीजें आ जाएगा। तो जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो ये माइनस क्या आ रहा है देखो। अब तुम यहीं से अपना आंसर निकाल सकते हो, जो फाइनल वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस क्यू क्यू अपॉन 3 2 जा 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, कितना आ रहा है, -6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इज द करेक्ट आंसर है। तो कितना आ रहा है देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट मैच कर रहा है, -QQ अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। देखो तुम वैसे भी सीधे सीधे इस ऑप्शन को सीधे पकड़ सकते हो, क्योंकि इस केस में जो माइनस है हमारे पास सिर्फ माइनस का एक ही पॉइंट हमको गिवन है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो करेक्ट आंसर है इसका, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, मेंशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो 2017 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये पूछा गया है, तो हमको हमेशा याद रखना है कि जो पोटेंशियल हम लिखेंगे कैसे। देखो ये वाला स्टेप आपको हमेशा याद आना चाहिए कि वर्क डन की अगर बात कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे कैसे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखेंगे, फिर हम वी फाइनल और वी इनिशियल को 1 बाय 1 निकाल लेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये भी 2007 में ही पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी 2007 में ही एक साथ पूछा गया है, तो हम अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर से गॉस लॉ से ही आया हुआ है, फ्लक्स हमने फाइंड आउट करना है। A hollow cylinder has a charge Q coulomb with in it। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है और एक चार्ज है। देखो इस चार्ज कहाँ रखा है, कह रहा है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रखा है। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट वोल्ट मीटर दे रखा है एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस। ठीक है, जो कर्व सरफेस मीन्स बी सरफेस है, उसका हमको फ्लक्स गिवन है कि जो फाई बी है वो हमको गिवन है, वो हमको फाई दे रखा है। इसको पढ़ के मुझे इतना समझ में आ रहा है। द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि आप प्लेन सरफेस ए से कितना फ्लक्स क्या कर रहा है, फ्लक्स ए से कितना बाहर निकल रहा है उसको हमको बताना है। ठीक है, ए से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसको हमको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम बेसिक से जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं, देखो बेसिक जानते हैं, बेसिक से चल रहे हैं। देखो बेसिक से जानते हैं हम, गॉस लॉ बहुत अच्छे से जानते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी फ्लक्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है क्वेश्चन। तो देखो जो हमारे पास क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज की बात कर रहे हैं, 1/ε0 ऑफ इसके अंदर कितना है। ठीक है, अब देखो हमको फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ कौन कौन प्रोवाइड करेगा बताओ, वो हमको कौन प्रोवाइड करेगा बताओ। एक तो सी से भी फ्लक्स मिलेगा हमको, और एक बी से भी मिलेगा, और एक ए से भी मिलने वाला है। ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या होगा, दो तो सर्कुलर पार्ट से मिलेगा और एक कर्व पार्ट से मिलेगा, तो टोटल फ्लक्स को हम ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, टोटल फ्लक्स जो है ये मैंने क्यों किया है, बिकॉज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल इज फाई सी प्लस फाई बी प्लस फाई ई। क्लियर। अब देखो बट अगर इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज दैट यहाँ पर मैं एक बल्ब रख देता हूँ, तो बल्ब अगर हम यहाँ पर एक पुट कर दे रहे हैं, तो जो इससे लाइट रेडिएशन निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, हर डायरेक्शन में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे बताओ। यहाँ पर अगर हम एक ऐसा बल्ब का सोर्स माने
कि दिस इज अ बल्ब है, तो इससे जो लाइट निकलेगी वो हर एरिया में बराबर इक्वली डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फ्लक्स जो सी से पास होगा, ठीक है, जो फ्लक्स सी से पास होगा क्या वही फ्लक्स बी से पास होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स जो होगा जो बी से पास होगा वही क्या होगा सी से भी पास होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक हो गया। और बी पार्ट का तो हमको फ्लक्स दिया ही है, क्लियर हो चुका है। बी पार्ट का हमको क्या दे रखा है, फ्लक्स हमने इसको दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिमेट्री, सिमेट्री भी बोल सकते हो एक तरीके से, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक बल्ब लिखेंगे तो लाइट जो ग्लो होगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो फ्लक्स सी और ए से बिल्कुल सेम होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है कि ए वाले सरफेस से बताओ कितना फ्लक्स पास हो रहा है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाई सी को, अब देखो मैं फाई सी को क्या लिख सकता हूँ, देखो फाई सी को हम क्या और यूज कर सकते हैं उसको ध्यान से सीखेंगे। क्या मैं फाई सी को भी अब फाई ए लिख सकता हूँ, बोलिए, ए और सी से सेम फ्लक्स होगा। और फाई बी तो हमको क्वेश्चन में दिया ही है कि फ्लक्स फाई पास हो रहा है, गेटिंग। और फाई ए को भी अगर हम क्या लिख देते हैं, फाई ए लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, गेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा। ये टू फाई ए हो जाएगा प्लस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ऑप्शन से भी समझ में आ रहा होगा कि हमको फाई ए निकालना है। फाई ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस इधर यहाँ चले जाएगा और टू यहाँ इसके डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ नीट, ठीक हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है कौन सा आ रहा है, 1/2 क्यू लिखो या क्यू इनक्लोज लिखो, बोथ आर सेम, -5, जो कि क्या आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम में स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो उससे आपकी एक्यूरेसी बिल्डअप होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो 2008 में, देखो 2008 में इलेक्ट्रोस्टैटिक से कितने क्वेश्चन आए थे, वो देख 2007 में इलेक्ट्रोस्टैटिक से देखो एक क्वेश्चन, और ये देखो 2002 क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन आया हुआ है देखो 2007 में ही आया हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q, -2Q एंड Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट, देखो ये इनकी लोकेशन दे रखा है, Q को मैंने यहाँ रखा है, मतलब Q को मैंने y एक्सिस में रखा है, और -2Q को मैंने x एक्सिस में रखा है, मतलब सॉरी ओरिजिन में रखा हुआ है, और जो +2Q को है मैंने इसको x एक्सिस में रखा हुआ है। तो देखो पहले मैं इसको डायग्रामेट्रिकली तुमको क्या करता हूँ, डायग्रामेट्रिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट ये हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। इस ओरिजिन है, देखो ओरिजिन में हमने, देखो ओरिजिन में आप क्वेश्चन ध्यान से सीखो, +Q चार्ज हमने कहाँ रखा है बताओ, x इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पर हमने रखा हुआ, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये +Q चार्ज हमने पुट अप कर रखा है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, 0, A होगा, 0, A, 0 होगा, z तो 0 ही होगा, 2D की बात हो रही है, ठीक है। और -2Q चार्ज हमने ओरिजिन में रखा है, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट ही हमको क्या दे रखा है, -2Q दे रखा है, -2Q ओरिजिन पे रखा हुआ है। और देखो +Q कहाँ पर रखा हुआ है, +Q x एक्सिस में रखा हुआ है, +Q कहाँ रखा हुआ है, ये +Q x एक्सिस में रखा हुआ है, ये +Q x एक्सिस में रखा हुआ है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होगा, A, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाने वाला है, गेटिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको विजुअलाइज कर लेना है। विजुअलाइज से क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत आसान बन जाती है। स्टेप नंबर फर्स्ट आपने इस क्वेश्चन को ऐसा पढ़ना है, ठीक है। अब स्टेप 2 देखो, क्या इसको मैं ब्रेक कर दूं, क्या इस 2Q को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इस 2Q को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, क्या मैं इस 2Q को ऐसा लिख दूं, -Q, ठीक है। इस 2Q को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, -Q और -Q ऐसा लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। -Q और -Q में मैं क्या इस 2Q को ब्रेक कर दूं, तो उससे क्या होगा, देखो ब्रेक करने से क्या होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। ब्रेक करने से होगा क्या कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, देखो ये डाइपोल जो हमको पहले साफ साफ नजर नहीं आ रहे थे, ये देखो ये दोनों डाइपोल बन गया है, ये देखो यहाँ से ये एक डाइपोल बन चुका है, और
ये देखो ये भी फिर से हमारे पास क्या बन चुका है, ये डायपोल बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमको शुरू में स्टार्टिंग में ऑब्जर्व नहीं हो रहे थे, तो अब हमको ये साफ साफ ऑब्जर्व हो गए और कि ये दो डायपोल हैं, और डायपोल का डायपोल मूवमेंट बहुत अच्छे से जानते हो। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज ऑन चार्ज, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, देखो ये भी डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है। तो देखो ये P1, तो दोनों का जो डायपोल मोमेंट होगा, और सबसे अच्छी बात क्या है, जो दोनों का डायपोल मोमेंट होगा क्या होगा, सपोज दैट मैं इसको P1 बोल देता हूँ, ठीक है, ये भी होगा, और P2 क्या होगा, ये भी क्या होगा, Q इंटू ए ही होने वाला है। तो हम सपोज दैट, अब देखो वी ऑब्जर्व दैट P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P है कि नहीं है, बोलो दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल होगा तो बताओ क्या मैं इनका रिजल्टेंट निकाल दूं। बहुत ध्यान से समझना है और बहुत आसान वर्ड्स में समझना है। देखो ये है P1, ये है P1 और ये है P2। क्या P1 और P2 का रिजल्टेंट ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ। P1 और P2 का रिजल्टेंट ऐसे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या मैं आप ये रिजल्टेंट निकाल दूं, वेक्टर्स, वेक्टर्स हमने पढ़ रखे हैं, क्या मैं P1 और P2 का रिजल्टेंट निकाल दूंगा, तो P क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा क्या होता है, देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ठीक है, एंगल बिटवीन, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 90। तो ये टर्म हो जाएगा 0, ये 2p स्क्वायर हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इक्वल टू 2p स्क्वायर मीन्स √2p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2p। √2p इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। और हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमको p की वैल्यू रखना है। p की वैल्यू रखेंगे तो देखो अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2, और p इन द प्लेस ऑफ p यू पुट q इंटू ए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा √2qa। अब देखो ऑप्शन को हम और स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है हमको, ऑप्शन में दे रखा है √2qa। पहला वाला तो पॉसिबल नहीं है, दूसरा वाला भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई जो रिजल्टेंट आ रहा हो पर्टिकुलर एक्स वाई में तो आ नहीं रहा है। ठीक है ना। अब देखो अब देखो फोर्थ वाला हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है √2qa आ रहा है, और इसमें सिर्फ qa दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब ये क्या कह रहा है, देखो √2a अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, देखो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 0,0, देखो ये कुछ इस तरीके की कुछ कहानी है। देखो ये ए है, ये ए है, यहाँ पर तो क्या होगा, देखो 0,0,0 होगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, देखो इस P पर पहुंचने के लिए आपको यहाँ से A डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, और यहाँ पर A पहुंचने के लिए A डिस्टेंस ट्रेवल, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A,0 हो जाएगा। तो देखो बहुत ध्यान से आप कर सकते हो। देखो 0,x इक्वल टू 0,y,0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, y इक्वल टू 8, z इक्वल टू a। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें P में पहुंचने के लिए x से भी कुछ डिस्टेंस चलनी होगी और y से भी कुछ डिस्टेंस चलनी होगी, तो उसके फॉर्म में आप दे सकते हैं। और कभी कभी ये एंगल भी पूछ लेगा, तो इस एंगल को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 1045 से आप इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में से 12 मार्क्स का नीट में पूछा गया है, 2007 से, सॉरी। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान, एक बार खुद करके देखेंगे तो आ जाएगा। अब नाउ मूव करते हैं 2008। 2008 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज Q। ये हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको गिवन है, और हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है इस पॉइंट पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम ये जानते हैं, देखो अगर ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक +Q चार्ज रखा है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होगा, तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल हम जानते हैं KQ/R होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/R² होता है। तो हमको पोटेंशियल दे रखा है और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछ रहा है इस पॉइंट पर क्या हो। तो देखो फिर से बेसिक से चल रहे हैं। देखो हम क्या जानते हैं, देखो हम पोटेंशियल हमको गिवन है, हमको पोटेंशियल गिवन है KQ/R, हमको पोटेंशियल गिवन है KQ/R। इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल गिवन है Q इंटू 10⁻11 वोल्ट दे रखा है। तो देखो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ से आप R की वैल्यू निकालो।
आर की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू निकालेंगे तो k अपॉन 10⁻11 आ जाएगा और इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, इसका फर्दर हम आगे यूज करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं, के क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के साथ वेरी करती है। ठीक है, तो देखो के की जगह के लिखेंगे, क्यू की जगह क्यू लिखेंगे और आर मीन से क्या हुआ, के अपॉन 10⁻11 का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आने वाला है हमारे पास के। ठीक है, ये आ जाएगा के क्यू आ जाएगा हमारे पास और 10⁻11 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 22 ऊपर आ जाएगा ये, अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, ये के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाने वाला है हमारे पास के स्क्वायर। तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के अगर कैंसिल हो रहा है तो देखो फिर कितना आ रहा है, के से अगर के कैंसिल होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या आ जाएगा, क्यू बाई के आ जाएगा, क्यू बाई के आ जाएगा इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। अब यू पुट द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि हमको के टर्म्स में आंसर में एमसीक्यू ऑप्शन नहीं है तो हमको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4πε0 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻22। हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखो 4πε0 ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, इंटू आ जाएगा क्यू आ जाएगा और इंटू 10⁻22 आ जाएगा ये न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। ऑप्शन से हम क्लियर करेंगे कि इसके ऑप्शन किस टर्म्स में हमको गिवन। तो देखो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो 4πε0 क्यू इंटू 10⁻22। तो देखो अब हम ऑप्शन की ओर मूव कर रहे हैं। 4πε0 20 तो हो नहीं सकता है, ये फर्स्ट तो ऑप्शन देखो 20 तो पॉसिबल नहीं है, 20 तो हमारी पावर आ नहीं रही है और ये फर्स्ट और फोर्थ तो कैंसिल कर दो। अब हमारे पास देखो 12 आ रहा है, 12 भी नहीं आ रहा है हमारे पास, 12 भी हमारे तो 4 आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर। हमारा आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, हमारा जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखो कितने आसानी से, अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो कितने आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से। ठीक है, बेसिक से बेसिक, स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। तो ये नीट 2000 जो हमारे पास क्या है 8 था, 8 से केवल एक ही क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है बस। ठीक है, तो मिनिमम जो मैक्सिमम हम क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। क्लियर है, तो इस बार भी क्या होगा 2 से लेकर 3 क्वेश्चन फिर यहीं से होंगे। अब देखो हम सीधे सीधे आज चले आते हैं AIPMT मेंस 2009। 2009 में देखो अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये पोटेंशियल से पूछा गया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल से क्वेश्चन पूछा गया है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी स्पेस XYZ में क्या दे रखा है, गिवन है, ऐसे वेरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि 2009 के बाद ऐसी क्वेश्चन कब पूछा गया है दोबारा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट भी होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक अप्रोच होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr होता है। हम बोलते भी हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ऐसा हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और नेगेटिव साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते रहेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। इस कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो यहाँ जो पोटेंशियल है, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वेक्टर के फॉर्म में हमको लिखा हुआ है। तो क्या हमको पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है, ये तीनों XYZ तीनों में वेरी कर रहा है। तो मुझे सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, -dV/dx करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, माइनस को हमेशा बाहर रखेंगे। जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x को ही मैं वेरिएबल मानूंगा, बाकी y और z को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का फायदा है।
गेटिंग। तो देखो x के रिस्पेक्ट में हमने अगर डिफरेंशिएट करना है तो x का ही मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो देखो x क्या आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस ऐसे आएगा, ये 2x हो जाएगा, 2xy, ठीक है। और देखो माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे देखो x का 1 हो जाएगा, माइनस जेड क्यूब हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये जेड क्यूब हो जाएगा, और 4 का 0 हो जाएगा। तो देखो अगर अच्छा सा दिखने के लिए, क्योंकि इस तरीके का तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे उसमें, तो इस माइनस को अंदर भेज दो, 2xy प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, 2xy प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया, एक्स कंपोनेंट हमने निकाल लिया है, 2xy प्लस जेड क्यूब हमने क्या कर दिया, निकाल दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है, देखो तुम आंसर की ओर पहुंच गए होगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत बार ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, टाइम बच जाता है, ठीक है। तो मैं तो पूरा करके दिखाता हूँ। ई वाई इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डीवी बाई डी वाई करना है, तो इस माइनस को ऐसे रखो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, बाकी को कांस्टेंट ट्रीट करना। देखो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो फर्स्ट से आ जाएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बस, और y का 1 हो जाएगा, और y सेकेंड टर्म में भी नहीं है, थर्ड टर्म में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी का 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ई वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट भी हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वो क्या होगा, माइनस डी बी वाई क्या होता है, डी जेड होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो माइनस तो एच इट इज बाहर लगाओ, माइनस को मिस मत करना, नहीं तो ऑप्शन मिसमैच हो जाते हैं बहुत बार। तो जेड के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो जेड तो कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ रहा है, सेकेंड टर्म में आ रहा है, ये वाला 0 हो जाएगा, जेड नहीं है, ये 0 हो जाएगा। तो जेड क्यूब का करोगे तो 3z स्क्वायर आ जाएगा, 3z स्क्वायर आ जाएगा, और x क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा माइनस का, ठीक है। और ये x और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस तो आएगा ही। तो ई जेड भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 3xz स्क्वायर, थोड़ा सा ऐसे अच्छा दिखने के लिए ऐसा लिख देते हैं। तो देखो मैंने ई एक्स भी निकाल के दिखा दिया आपको, ई वाई भी निकाल के दिखा दिया, और ई जेड भी निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको वेक्टर में लिख के दिखाओ कह रहे हैं, तो हम वेक्टर में लिख के दिखाएंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ई एक्स और एक्स के अलोंग वेक्टर यूनिट वेक्टर, ई वाई और वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर, जेड और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर की। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ, एक्स एक्सिस में कितना आएगा, 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब, ये आ जाएगा आई कैप, और देखो प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जी कैप आ जाएगा, और प्लस 3xz स्क्वायर के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखो अब ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन देखो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये जो ऑप्शन होगा हमारे पास क्या होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि और इसके जैसे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट सेकंड को टिक कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट निकालते ही आप आंसर को टिक कर सकते हैं सीधे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। ना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब 2009 में भी हमारे पास यही क्वेश्चन आया था। अब 2010 में देखो, 2010 में हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन है, आयन ईच ऑफ चार्ज q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। देखो कुछ ऐसी कुछ कहानी कहना चाह रहा है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है, ठीक है। ये फोर्स देखो दोनों का सेम नेचर है, दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, और उसको हम कूलाम्स लॉ से यूज कर सकते हैं, कितना, k q1 q2 बाई r स्क्वायर मीन्स d स्क्वायर, इतना पढ़ के हमने इतना फाइंड आउट कर लिया। बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल, हमको नंबर n निकालना है, n, तो हम क्या जानते हैं, देखो इक्वेशन 1, हम अब हमको n निकालना है तो हमको n इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो वी नो दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जानते हैं, q इक्वल टू एन ही जानते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। देखो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकता है। देखो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा, है ना, अपॉन क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा। और हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा,
कितना आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आंसर किस टर्म में है, हमको के की वैल्यू भी रखना है, नहीं तो हमारा आंसर आ चुका है। एन क्या आ जाएगा बताओ, एफ डी स्क्वायर। अगर आप के की वैल्यू रखोगे 1/4πε0 तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा अपॉन ई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बेसिक क्वेश्चन, 4 मार्क्स से बड़े आसानी से आप ला सकते हो। तो कौन सा है, देखो 4πε0 एफ डी स्क्वायर अपॉन ई, 4πε0 एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमको ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक बार और मैच कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन आ रहा है 4πε0, 4πε0 देखो यहाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर है, यही हमारे पास मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये है, देखो किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे अटेम्प्ट करने हैं इनको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, 2010 जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमको आएगा। अब देखो 2010 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, AIPMT 2010 में एक और क्वेश्चन आया है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2010 में ही आया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन भी देखो, एक फर्स्ट क्वेश्चन तो 2006 में आया था, देखो जो क्वेश्चन 2006 में आया था वो 2010 में फिर से रिपीट हुआ है, पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, पर क्वेश्चन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहां क्या कर रहा था, हाफ स्क्वायर से पास हो रहा था और इस बार किसी एंगल पर पास हो रहा है। देखो अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग along the same plane at an angle theta with the horizontal side square shown in figure the electric flux link with the। हमेशा याद रखना, जो तुमको ये थीटा दिया है, ये जो तुमको एंगल दे रखा है, ये एंगल तो तुमको सिर्फ डराने के लिए दिया है। ये एंगल किसके लिए दिया है, ये एंगल बच्चों को दिया है डराने के लिए दिया है, ये तुमको डराने के लिए दिया है। और हमको जो एंगल चाहिए, हमको तो एंगल किसके बीच का चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का एंगल चाहिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का थोड़ी एंगल है। ठीक है, ये जो थीटा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल नहीं है। मैंने बोला था कि जब भी whenever the electric field lines passes parallel to any surface then electric flux link with that surface is zero। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस को आपको पैरेलली पास होते दिख जाएंगी तो जो एरिया वेक्टर होगा, देखो यहाँ जो एंगल होगा इस केस में एरिया वेक्टर इसका कैसे होगा, या तो बाहर को हो सकता है या तो अंदर ही को हो सकता है। इस स्क्वायर प्लेन के या तो इनवर्ट हो सकता है या आउटवर्ड हो सकता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखो अंदर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनवर्ड है। देखो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको इस तरीके से दे रखा है और एरिया वेक्टर कहाँ है हमारे पास, ये है। तो ऐसे देख सकते हो, इसमें थीटा कितना हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखना है। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यहाँ जो एंगल कितना हो रहा है वो 90 हो रहा है। एंगल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करने लग जाते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करने लग जाते हैं और उनका आंसर क्या आ सकता है, 2, 3 और 4 से भी 2, 3 और 4 में से भी एक कोई आंसर आ रहा होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई whenever there is electric field line passes parallel to the surface then electric flux associated that surface must be zero। ऐसे इसको रूल भी लर्न कर सकते हो, और रूल की लर्न नहीं कर और फील करना है तो देखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए जो कि 90 है। अगर एंगल 90 होगा तो क्या हो जाएगा, EDS cos, अगर आप 90 करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। और बहुत सारे बच्चे कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ये वाला थीटा चाहिए ही नहीं, हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए जो कि 90 होगा। ठीक है, तो इसलिए जो 9th क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो जो 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था उसका सिमिलरली 4 साल बाद उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया हुआ। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं पर पूछने का तरीका वही रहता है। ठीक है, तो 2010 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, 2009। नाउ देखो अब 2010 में अब हम मूव करते हैं AIPMT जिसको आजकल नीट कहते हैं।
ठीक है, आजकल इसको हम नीट कहने लग गए हैं। तो 2010 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो 2010 का जो 10th क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन आया, देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग, ये देखो, ये कंडक्टिंग सेल है, ये कंडक्टिंग सेल, सेल मीन्स, समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, अगर सेल मीन से क्या होगा, सेल मीन से ये हॉलो है, हॉलो नहीं कहना चाह रहा है वो। जब भी तुमसे सेल कहना, समझ जाना कि जो चार्ज होगा वो सरफेस में होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, ये इसकी रेडियस है, देखो ये इसकी रेडियस है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2, 3r/2 मतलब 3 1 जा 1.5r, मतलब मीन से क्या हुआ, 3r/2 का मतलब पॉइंट P कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। कितना होगा, 3r/2 का मतलब क्या होगा, पॉइंट कहाँ होगा, 3r/2 मतलब पॉइंट P आउटसाइड होगा। चार्ज इज ऑफ रेडियस इज E, इसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बहुत अच्छे से गिवन है, और हमको पता भी होना चाहिए कि जो ई आउट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड होता है, वो KQ/R² ही होता है, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये E है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में दिया है कि इट इज E। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा फंसा रहा है एग्जामिनर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। अब देखो, अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है, देखो ये पूरी की पूरी क्या है, ये R है, तो इसका r/2 कहीं यहीं पे आ गया होगा। देखो पॉइंट P, पॉइंट P कहाँ आ गया बताओ, अरे पॉइंट P कहाँ आ गया, पॉइंट P कहाँ आ गया, पॉइंट P तो अंदर आ गया है, पॉइंट P तो इसके अंदर आ गया है, और अंदर चार्ज जीरो होता है। अगर अंदर चार्ज जीरो होगा, अगर अंदर चार्ज जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, गॉस की लॉ, गॉस ड्यू टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग सेल इज जीरो। ठीक है, तो हमसे r/2 पूछ रहा है, और r/2 कहाँ आ गया, इस सेल के अंदर आ गया, और इस सेल के अंदर हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या होने वाला है, ये जीरो ही होने वाला है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा होगा जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बिकॉज पॉइंट P लाई इनसाइड द कंडक्टिंग सेल, और वी नो दैट इनसाइड द कंडक्टिंग सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये क्वेश्चन 2010, और देखो 2011 में प्री का जो यहाँ पर भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अ चार्ज क्यू इनक्लोज, देखो हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, और एक चार्ज, देखो एक चार्ज इसके अंदर क्या है, इनक्लोज है कह रहा है। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी r है कह रहा है। अगर हमसे क्या कह रहा है, आप रेडियस को आपने 2 टाइम्स से कर दिया कह रहा है। अब इसकी रेडियस कितनी हो गई, अब इसकी रेडियस 2 टाइम्स हो गई कह रहा है। देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, हमेशा याद रखेंगे जो फ्लक्स है, हमेशा याद रखेंगे फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, सेफ साइज, ठीक है, ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हमेशा याद रखें। फ्लक्स इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता है कि गॉसियन सरफेस की आप रेडियस को 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, सपोज दैट मैं वही बता रहा था तुमको, अगर आप इस सेंटर पर एक बल्ब रख देते हो, बल्ब रखोगे तो जो इससे जो रेडिएशन निकलेंगी वो क्या होगा, जो लाइट निकलेगी वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी, है ना। तो इसलिए क्या होगा, इस पूरे सरफेस से अगर तुम इसका रेडियस 2 गुना करो, 3 गुना करो, या वही रखो, तो जो फ्लक्स में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज जो फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सेम साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, फिर रिपीट हो सकता है 2011 पर, 2011। नाउ 2011 में ही एक और क्वेश्चन आया है, देखो ये भी क्या है, ये आया हमारे पास AIPMT जिसको नीट कहते हैं। 2011 में एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, 2011 में ही हमसे क्या पूछा गया है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है।
अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 चार्जेस Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2L। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ देना हमको, पोटेंशियल पोटेंशियल ए पर बताना। और देखो, और टोटल साइड कितनी दे रखी है, 2L दे रखी है, तो ये है, ये भी 2L होगा, ये भी 2L होगा, ये भी 2L होगा, और ये पूरी 2L होगी क्योंकि ये इसका सेंटर है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि ये डिस्टेंस L होगी। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस कितनी होगी, L होगी। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है तुमने, सबसे फर्स्ट ये कहना है कि ए पर पोटेंशियल कौन कौन देगा। ए पर पोटेंशियल, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना है, ए पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, कौन कौन देगा। ठीक है, तो ए पर पोटेंशियल कौन देगा, सारे के सारे चार्ज देंगे ए पर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए पर पोटेंशियल क्या होगा, हमको इसकी वजह से भी मिलेगा, इसकी वजह से भी मिलेगा, इसकी वजह से भी मिलेगा, और इसकी वजह से भी मिलेगा। तो मैं सीधे सीधे डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो वी ए में कौन देगा बताओ, ये वाला चार्ज भी देखा बता, ये भी क्या होगा, सबसे पहले इसको लिख रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये कितना होगा, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल हम जानते हैं के क्यू, और ऑलवेज रिमेंबर दैट वी पुट चार्ज विथ साइन in the place of r put L because it A is a midpoint of, ठीक है, मिड पॉइंट है तो टू डिस्टेंस L और L हो जाए। सेकंड देखो, ये वाला चार्ज भी देगा, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा के क्यू बाई ओ भी कितना होगा, L ही होगा। ठीक है, के क्यू बाई L ही होने वाला है। क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, अब कौन देगा बताओ, अब एक ये जो यहाँ बैठा हुआ है ये भी तो देगा, ये भी तो पोटेंशियल देगा, और कौन देगा बताओ, और जो देखो यहाँ पर बैठा हुआ है, जो इस कॉर्नर पर बैठा हुआ है, ये भी तो क्या देगा, पोटेंशियल देगा, देगा कि नहीं देगा। अब देखो सबसे पहले के क्यू बाय आर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखो ये 2L है और ये L है, क्या मैं हाइपोटेन्यूस निकाल लूंगा, ये अंडर रूट 5L आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, 2L स्क्वायर प्लस 2L प्लस 4L स्क्वायर, कितना आ जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो कितनी आ जाएगी बोलो। ठीक है, कितना आ जाएगा, उसको हम पाइथागोरस निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाने के बाद ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ। अगर आप हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 5L स्क्वायर हो जाएगी। 5L स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा रूट 5L, कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट 5L। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, रूट 5L, और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, रूट 5L। तो बस अब पोटेंशियल लिख दो। अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू चार्जेस हमको पोटेंशियल लिखना है। तो देखो अब हम पोटेंशियल लिखते हैं, तो देखो अब ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट ए में क्या होगा बोलो, के, और वेरी इंपॉर्टेंट माइनस के साथ रखना है चार्ज को, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, और ये अंडर रूट 5L। ठीक है, और इसके बाद देखो एक और ये है, देखो ये वाला जो चार्ज है ये भी तो देगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, के माइनस क्यू बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट 5L। ये हो जाएगा, बस ए पर हमको यही पोटेंशियल देने वाले हैं। और ऑप्शन देख लो, ऑप्शन और के की वैल्यू रख देते हैं। देखो वी क्या आ जाएगा, 1/4πε0, के की वैल्यू पुट करो क्योंकि वैल्यू पुट कर रखी है यहाँ पर, और ये के और के कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। ये देखो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, Q और Q कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। देखो ये 2Q, ठीक है, ये 2Q हो जाएगा, और 2Q अपॉन देखो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये वाला तो पूरा 1 बच जाएगा, ये वाला 1 बच जाएगा, और यहाँ ये माइनस आ जाएगा, और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस 2KQ बाई अंडर रूट 5L। तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ सिर्फ कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये देखो ये जो करेक्ट आंसर है ये हमारे पास मैच होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो प्लस हो नहीं सकता है, प्लस हो नहीं सकता है, होना माइनस ही वाला है, तो होना माइनस वाला है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, जो कि कौन से ऑप्शन में है, 1/4πε0 2Q/L 1 माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो थर्ड है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे जीरो नहीं होगा है, जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो जीरो नहीं लगा के आएंगे, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ पर 2000 जो हमारे पास जो एक क्वेश्चन 2011 में 1 2 एक तो प्री में पूछा गया था, वैसे देखो 2011 मेंस में भी इस तरीके का हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मेंस में भी हमसे इस तरीके का एक क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, मेंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा गया। ठीक है ना मेन। अब देखो फिर से क्या कह रहा है, फिर से 2011 मेंस में पूछा गया है 3 कॉर्नर्स 3 चार्जेस क्यू, सब ये देखो क्यू क्यू, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, एट द कॉर्नर्स ऑफ आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड सेम होती है, ए बी सी विद साइड बी सी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी ये पूरी कितनी है 2a है, ये कितनी है 2a, और ये भी कितनी है, ये भी 2a है, बी सी एंड ए सी इज 2a। D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ द BC, देखो इसका मिड पॉइंट D है और इसका क्या है E इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, द वर्क डन टू टेकिंग द चार्ज Q फ्रॉम D टू E। तो फिर से देखो, फिर से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तो वर्क डन पूछ रहा है तो हमको एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, वर्क डन इक्वल टू Q। ठीक है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो हमको क्या करना है, कहां से कहां लाना है, देखो E, अब D से E ले जाना है, तो D इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इनिशियल हो जाएगा और ये E क्या हो जाएगा, इसका फाइनल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, बस अब W इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q VE माइनस VE माइनस VD, ऐसा ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर क्या करेंगे, अब हमको काम क्या करना है, देखो हमको VE और VD निकालना है, VE और VD निकालना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, VE और VD हमको फाइंड आउट करना है। VE और VD कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फिर से पहली बात है, देखो तो फिर से वही पूछेंगे कि D पर कौन कौन पोटेंशियल देगा। ठीक है, D पर कौन कौन पोटेंशियल देगा, तो D पर कौन देगा बताओ, एक तो ये देगा है ना, तो पोटेंशियल है D लिख लेते हैं हम इसको, ये क्या हो जाएगा, ये के क्यू बाई आर हो जाएगा, और ये पूरी डिस्टेंस 2a है तो यहाँ से यहाँ तक का a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मुझको एक चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराना है, तो vd क्या हो जाएगा फिर के क्यू। ठीक है, के स्मॉल क्यू बाई a हो जाएगा, और ये भी c वाला जो c में बैठा हुआ वो भी देगा के क्यू बाई a, देगा कि नहीं देगा, और जो a में बैठा होगा वो भी देगा, तो के क्यू। अब मुझे ये डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है, ये डिस्टेंस पता नहीं है, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या लिख देता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं x से लिख देता हूँ, के क्यू डी बाई एक्स। ठीक है, पोटेंशियल ये मैंने d पर लिख दिया। सिमिलरली अब मैं क्या देखता हूँ, पोटेंशियल E, अब मुझे E पर कौन कौन देगा, ध्यान से समझना है, E पर पोटेंशियल हमको कौन कौन देगा, E पर कौन कौन पोटेंशियल देगा, देखो E पर कौन देगा, एक तो A वाला देगा, देखो A वाला देगा, A वाले के लिए क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर लिखो, के क्यू बाई आर A है, और देखो ये C वाला भी देगा प्लस के क्यू बाई क्या हो जाएगा, ये भी A ही हो जाएगा, और इस E पॉइंट पर एक और भी देगा, ये B वाला भी देगा कि नहीं देगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि इसको भी हम क्या मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो के क्यू बाई वाई। ठीक है, तो हमने VD भी फाइंड आउट कर लिया, VE भी फाइंड आउट कर लिया। हम एक ही चीज में हम फंस रहे हैं, वो चीज क्या है, ठीक है, वो है हमारे पास x और y को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो x और वैसे तुमको पता भी होगा, ये दो ट्राइंगल कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट होगा तो जो x होगा वही y भी होगा। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ये जो हमारे पास ट्राइंगल है BEC, ट्राइंगल BEC क्या है यार, कॉन्करेंट है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, कॉन्करेंट है। ठीक है, कॉन्करेंट होंगे तो बताओ जो x होगा वही y भी होगा, ऐसे ऐसे भी कर सकती हो। ठीक है, ऐसे, क्योंकि देखो c तो कॉमन है, ये डिस्टेंस 2a और ये साइड AA है। ठीक है, देखो c एंगल कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस देखो, ये और ये 2a, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ये SAS से ये ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस अगर x से a
और x और y सेम होगा तो देखो वर्क डन कितना आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, जो पोटेंशियल E का होगा वही D का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, Q VE माइनस VE लिख दूं क्या, VE माइनस VE लिखोगे तो जो वर्क डन आ जाएगा ये 0 आ जाने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे। तो बेसिक अगर तुम्हें ट्राइंगल की बेसिक नॉलेज है तो आप सीधे डायरेक्ट x इक्वल टू y भी सीधे सीधे लिख सकते हो, बिकॉज ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो जो डिस्टेंस x होगी वही y होगा, और आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो उसकी वजह से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल सेम होगा। सिमेट्री से भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिमेट्री से भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि x जो पोटेंशियल जो डिस्टेंस x होगा वही y होगा, दैट मीन्स जो पोटेंशियल क्या होगा, जो E का होगा वही पोटेंशियल D का भी होगा। तो जो नेट पोटेंशियल आएगा VE माइनस VD का सेम आएगा, जिसकी वजह से जो वर्क डन है अगर आप यहाँ पुट करोगे तो जो वर्क डन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, टू पुट चार्ज D टू E। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो 14 फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो इस तरीके से बहुत सबसे यहाँ से तुमको ये पता चल रहा है कि 2011 में ये पता चल रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन करने का फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा हमको किस टॉपिक को किस लिमिट तक पढ़ना है। ठीक है, तो देखो 2000 ये AIPMT 2011 में क्या है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, और ऐसी क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, 2010 में भी एक ऐसी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2010 में भी एक ऐसी क्वेश्चन आ चुका है। तो हमको क्या दे रखा है, पोटेंशियल दिया है 4x स्क्वायर, x एक्सिस में दे रखा है सिर्फ yz 0 हो जाएगा, और हमसे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, देखो हम क्या जानते हैं, छोटे बेसिक से चलो। वी नो दैट E इक्वल टू हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू हम जानते हैं E इक्वल टू हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू हम जानते हैं माइनस dvy क्या होता है, dx होगा। ठीक है, तो E इक्वल टू आप करोगे माइनस d अपॉन dx और 4x स्क्वायर करोगे, है ना। 4x स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 8x, तो माइनस 8x तो है नहीं ऐसा, और हम क्या लिख सकते हैं, 8 along माइनस x एक्सिस। तो देखो आंसर कैसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, आंसर कैसा भी लिखा हो सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ दिया है माइनस 8 along नेगेटिव x एक्सिस। देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, अब पॉजिटिव वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है। तो ये है हमारे पास, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से देखो आज हमने 2011 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करें, 2006 से 2011। तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो उस और लास्ट टाइम में क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपनी प्रिपरेशन का भी पता होता है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व कराए इनको खुद भी करके देखना है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं जो नीट में आए हुए हैं, ये जो आगे प्रीवियस आने वाले एग्जाम है, CUCUT का भी जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें भी आ सकता है, और बिट सेट का एग्जाम होता है। ठीक है, बिट सेट का एग्जाम होता है, वहां पर भी उस एग्जाम के लिए मैंने देखा था, उसका पैटर्न भी सेम यही है, और वहाँ बिट सेट में भी क्या हो रहा है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक हो गया, जेई लेवल में भी इसमें से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल हम बात करें तो अगर इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन सभी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, कोई अगर नीट की तैयारी कर रहा है या कोई अदर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, कोई लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, कोई एलटी की तैयारी कर रहा है, तो अगर फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चंस क्या है, हर एरिया के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप एक बार खुद भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इससे आगे की जो सीरीज है हमारे पास 2021 तक मैं सॉल्व कराऊंगा हर चैप्टर का। ठीक है, हर चैप्टर का 2021 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ये मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और इसमें कितना आपको समझ में आ रहा है, ये सब मुझे आप अपने मैसेज के हेल्प से आप हमको गाइड कर सकते हो। ठीक हो, और हमको क्या कर सकते हो, आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेक्शन को हम क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। ओके, थैंक यू।